तो नमस्कार, सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास के एक और नए वीडियो में आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और बोर्ड की परीक्षा की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में आज हम आपके लिए टोटल आपका 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। वो होगा आपका चैप्टर 2 से, और चैप्टर 2 जो है इसे आपका मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास के बारे में जानकारी देता है। इससे बहुत सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव बनाता है बिहार बोर्ड में, जो इसमें हम आप लोग को आज बताने वाले हैं। तो ये दूसरा चैप्टर का टोटल 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक वाला वीडियो कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई नई वीडियो लेकर आएँ नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। तो चलिए देखते हैं, देर नहीं करते हैं और सबसे पहला प्रश्न देखते हैं आपका इसमें कि क्या है। पहला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर है कि विशाख दत्त की रचना कौन सी है। इनमें से बताना है कि विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या था। तो इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, क्या पता है आप लोग को, इसका सही आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस। ये मुद्रा राक्षस जो है ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुद्रा राक्षस जो है इसे विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे कि इंडिका किसकी रचना है। तो इंडिका किसके द्वारा लिखा गया था। तो इंडिका जो था से मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो भेजा था उसको। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे स्टूडेंट, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तीसरा प्रश्न कहता है कि किस गुप्त शासक को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। दौहित्र का मतलब होता है नाती, यानी इनमें से कौन सा शासक है जिसको लिच्छवी का नाती कहा जाता है। तो इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए क्या है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे। तो हस्ती सेना के प्रधान को क्या कहते थे। तो इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं इसमें से यहाँ पे होगा इसका सही आंसर, ये होगा इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कहता है इसमें कि महालिपुति होगा। क्या होगा, महालुपति। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं आपका 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे कि लिखा गया है कि निम्नलिखित में से महिला संत थी, इनमें से कौन जो है इसे महिला संत है। तो देख सकते हैं कि मीरा ये भी महिला संत है, अंडाल ये भी महिला संत है, कराइकल ये भी महिला संत है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका 5 नंबर प्रश्न सही। अगला प्रश्न देखते हैं कि धर्म की शुरुआत किसने की थी। तो धर्म की शुरुआत किसने किया था। तो धर्म की जो शुरुआत है वह अशोक ने किया था, जो मौर्य वंश का शासक था। ये ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। इसके बाद देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है इसमें कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। तो समुद्रगुप्त की तुलना जो है से नेपोलियन से की जाती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेपोलियन से तुलना किया जाता है किसको, समुद्रगुप्त के। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। मौर्य वंश का अगला प्रश्न देखते हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है या कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य जो होगा से मौर्य वंश के संस्थापक हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो सकता है इसका। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को लिखे हैं कि पढ़ो वही जो आपका एग्जाम में आए। आपको वही पढ़ना है जो एग्जाम में आए। इस चैनल से आप जुड़िए और दोस्तों को जोड़िए, और इससे बहुत अच्छा कंटेंट इस वीडियो पर दे रहे हैं हम। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर का था चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुआ था। कब, 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु सरवनबेलगोला में हुआ था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरवनबेलगोला कहाँ पड़ता है, किस राज्य में सरवनबेलगोला है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देना है। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न देखिए प्यारे स्टूडेंट। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है इसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा धर्म को मानता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म। कौन धर्म, जैन धर्म को मानता था ये। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर प्रश्न है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे डियर स्टूडेंट। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो होगा वह वृहद्रथ होगा। कौन, वृहद्रथ। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर प्रश्न। पढ़ो वही जो बोर्ड एग्जाम में आए, ये बात को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि मौर्यकालीन
मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो मौर्यकालीन टकसाल का जो प्रधान था वो क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानियाध्यक्ष। क्या हो जाएगा? पानियाध्यक्ष। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 13 नंबर देखिए, कहता है इसमें कि मौर्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य की राजधानी कहाँ थी, यानी मौर्य वंश की राजधानी कहाँ था? तो मौर्य वंश की राजधानी हो जाएगा पाटलिपुत्र। कहाँ? पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था, यानी मौर्य काल समय में कलिंग जो था वह किस राज्य में स्थित था वर्तमान समय के? तो कलिंग जो था सो उड़ीसा में था। कहाँ? उड़ीसा में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मौर्य वंश के शासक अशोक ने 261 ईसा पूर्व में, कब? 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको हेल्पफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो को लाइक करना आपका अनिवार्य बनता है, इतना मेहनत करते हैं वीडियो पे। 15 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? तो मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राजकीय कर संग्रह अधिकारी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न देखिए, 16 नंबर प्रश्न इसमें कह रहा है कि मौर्य काल में ब्राह्मदेह क्या था? तो मौर्य काल में ब्राह्मदेह क्या था? तो ब्राह्मदेह का मतलब होता था भूमि को दान करना, तो भूमिदान होता था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौर्य काल में ब्राह्मदेह क्या था? तो भूमिदान थी। ठीक है, सी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था, यानी जो अशोक था वह किस धर्म को मानता था? तो अशोक जो था से बौद्ध धर्म को मानने वाला व्यक्ति था। किस धर्म को? बौद्ध धर्म को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा ताकि उसको भी 2025 के बिहार बोर्ड में कुछ मदद मिल जाए। 18 नंबर प्रश्न, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था अशोक ने अपने बेटा और बेटी महेंद्र और संघमित्रा को। ये भेजा था आपका सिंहल द्वीप। कहाँ? सिंहल द्वीप। सिंहल द्वीप को वर्तमान में किस नाम जानते हैं? श्रीलंका। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से हम ये दे रहे हैं कंटेंट को, आप देखते जाइए। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो था से आपका मौर्य वंश का शासक था। कौन सा? मौर्य वंश। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश के संस्थापक कौन था बाबू? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा था बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा था अशोक। अशोक तो कौन सा वंश के हो जाएगा? मौर्य वंश के। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? यानी पूछ रहा है इसमें कि अशोक जो था से बौद्ध धर्म में किस प्रकार से आया और वह धर्म को बताने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उपगुप्त के कहने पर ही अशोक ने बौद्ध भिक्षु से प्रभाव होकर वह बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपगुप्त। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है राजगीर की नगर वधु का नाम क्या था? तो नगर वधु का नाम था आपका सालवती नाम था। क्या नाम था? सालवती। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है, इसको याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, 22 नंबर प्रश्न कह रहा है इसमें कि किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है? तो ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था आपका कौटिल्य। कौटिल्य एक बहुत बड़े विद्वान था, दूरदर्शी था, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता था और बाद में यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बन गया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 23 नंबर कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो कलिंग वर्तमान में उड़ीसा में है और इसका राजधानी था आपका ऑप्शन नंबर सी यानी तोसली। कहाँ? तोसली इसका राजधानी हो जाएगा सही आंसर। चलिए 24 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। आर्यभट्ट कहाँ का वासी था यानी निवासी था? आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे? ये आपका प्रश्न है 24 नंबर। तो आर्यभट्ट जो थे से आपका पटना का रहने वाले थे। पटना का रहने वाले थे। कहाँ का? पटना, जो अभी वर्तमान समय में बिहार की राजधानी है। ऐसे ऐसे वीर और दार्शनिक लोग हमारे बिहार राज्य से उत्पन्न हुए हैं बाबू। 25 नंबर प्रश्न, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? तो ये लौह युगीन का नगर कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लौह युगीन नगर को द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आपका कई बार पूछा है। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर प्रश्न कहता है भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? यानी भारत का
प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख जो है वह कौन सा है? तो गिरनार अभिलेख। कौन सा हो जाएगा? गिरनार अभिलेख। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 26 नंबर क्लियर हो गया। 27 नंबर प्रश्न पर हम लोग आते हैं। 27 नंबर प्रश्न, अगला प्रश्न में है कि मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया? यानी किस यूनानी शासक ने मेगास्थनीज को पाटलिपुत्र भेजा था? तो वो था आपका सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर। कौन था? सेल्यूकस निकेटर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और वह यूनानी राजदूत था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न कहता है कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो किस अभिलेख में किया गया है? तो ये अशोक के 13वें अभिलेख में किया गया है। कैवा? 13वें। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा लड़ा गया था। इसमें लाखों लोगों की गर्दन काट दिया था अशोक ने और यहीं से वो तलवार छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म में अपनाने का श्रेय या बौद्ध धर्म में जाने का श्रेय उपगुप्त को देता है अशोक, और इसका जो चर्चा होता है या तो मिलता है यह 13वां अभिलेख में या शिलालेख में मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर प्रश्न, चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था? चीन का यात्री था, उसका नाम था फाहियान। वह किसके शासनकाल में भारत आया? तो विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। विक्रमादित्य के चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जानते हैं। कहीं आपको ऑप्शन में चंद्रगुप्त द्वितीय मिलेगा तो आप टिक आउट चंद्रगुप्त द्वितीय को ही करिएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था मेगास्थनीज को, और वह पाटलिपुत्र में आया था। उस समय मगध में कौन था राजा? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारतीय शासक के दरबार में आया था। 31 नंबर प्रश्न देखिए, पढ़ो वही जो एग्जाम में आपके आए, बार बार बोल रहे हैं। किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो किस अभिलेख में सती प्रथा का अभिलेख मिलता है? तो एरन अभिलेख में सती प्रथा का अंत अभिलेख में मिलता है। एरन अभिलेख। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। एरन अभिलेख में। आप इसको कॉपी पर भी आप लिख सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट प्रश्न हम इसमें दे रहे हैं बाबू। 32 नंबर प्रश्न, वान भट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन का वर्णन किया गया है? किस शासनकाल का वर्णन किया गया है कादम्बरी में? तो कादम्बरी वान भट्ट जो था वह हर्षवर्धन के शासनकाल में था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हर्षवर्धन के बारे में चर्चा मिलता है। कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया? तो वान भट्ट के द्वारा लिखा गया। वान भट्ट किसके समकालीन कवि थे? तो हर्षवर्धन के। आपका ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है इसमें कि गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो गुप्त संवत था वह चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा लाया गया था और 319 से 320 ईस्वी में लाया गया। 319 ईस्वी से 320 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न देखिए, पंचतंत्र की रचना किसने किया? पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने किया था। किसने? विष्णु शर्मा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपका 34 हो गया क्लियर। 35 नंबर प्रश्न पूछ रहा है इसमें कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो प्राचीन यानी नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसका संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त जो था वह गुप्त वंश का शासक था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला व्यक्ति का नाम था बख्तियार खिलजी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। ये हरामी नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको छाप लीजिएगा आप लोग एकदम। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है तो गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण हुआ, गुप्त काल में चांदी का सिक्का चला, गुप्त काल में सोने का सिक्का चला, गुप्त काल में बहुत अच्छा काम हुआ यहाँ लोगों के लिए। तो इसका सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के, क्या प्रकार के? 8 प्रकार के। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र में विवाह का प्रकार कितना बताया गया? 8। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 38 नंबर प्रश्न बाबू। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र की रचना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको लिख लीजिए आप लोग। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, कहीं में 3री शताब्दी पूर्व में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। यह अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा यानी कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसमें नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे, तो नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र था ह्वेन-त्सांग। कौन था? ह्वेन-त्सांग, जो भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। ह्वेन-त्सांग भारत आया था, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र था। यह भी एक चीनी यात्री था। चलिए 40 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस गुप्त शासक को उसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया? VVI ये भी है, VVI एकदम कोई इसमें कसौटी नहीं है। तो समुद्रगुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त के आपका सिक्का पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 41 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेख में लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक का जो अभिलेख था वह कहाँ से प्राप्त, यानी उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त हुआ। वह कौन सा लिपि में था? तो खरोष्ठी लिपि में था। कौन सा? खरोष्ठी लिपि में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो आपका पश्चिमी पाकिस्तान में मिला था ये सब। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न कहता है अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के कुल अभी तक 44 अभिलेख प्राप्त हुए हैं और 44 ऑप्शन दिल है ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इसको बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर प्रश्न। 43 नंबर प्रश्न कहता है अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? आपको पहले ही बताएं कि अशोक ने अपने बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए श्रीलंका यानी सिंहल द्वीप भेजा था। तो कहाँ हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है कि जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई थी? तो जीवक जो था वह तक्षशिला विश्वविद्यालय से आपका वैद्य की शिक्षा प्राप्त किया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न 45 नंबर कहता है कि जीवक कहाँ का रहने वाला था? जीवक जो था वह राजगीर का रहने वाला था। कहाँ? राजगीर का रहने वाला था। ऑप्शन डी आपका इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चंडप्रघोत एक शासक था जो आपका उज्जैनी में आपको भेजा था। कहाँ? उज्जैनी में। मगध ये आपका महाजनपद था, वहीं पर आपका भेजा था किसको? तो जीवक को भेजा था। कौन? तो बिंबिसार ने भेजा था, वैद्य के रूप में भेजा था उसको। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि जीवक की ख्याति किस रूप में है? यानी जीवक जो था से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो जीवक एक क्या था? तो जीवक एक वैद्य था। क्या था? वैद्य। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवक एक वैद्य था जो आपका जीवक को बिंबिसार ने भेजा था। कहाँ? चंडप्रघोत के यहाँ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि आंग राज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंग की राजधानी चंपा थी और चंपा जो है आंग जो था वह वर्तमान समय में बिहार के किस जिला में अवस्थित है? तो भागलपुर में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 48 नंबर कहता है कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? बिंबिसार जो था वह किस वंश से संबंधित रखता है? तो हार्यक वंश से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो बता देते हैं। बिंबिसार जो था से हार्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है, अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न, जरासंध का संबंध किस वंश से है? जरासंध का संबंध किस वंश से है? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी बृहद्रथ वंश से। बृहद्रथ वंश से है। किस वंश से? बृहद्रथ वंश से है जरासंध का संबंध। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर, तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? यानी जब मगध जब महाजनपद चलता था उस समय की बात बता रहा है, तो किस राज्य में था? तो गंधार राज्य में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गंधार की राजधानी तक्षशिला था। ठीक है, और तक्षशिला कहाँ? तो गंधार राज्य में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 51 नंबर देखिए, कहता है सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री यानी हेलिना, उसका पुत्री का नाम क्या था? हेलिना, उसका विवाह किस से किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में 4 शहर दिया था, काबुल, कंधार, मकरान और हेरात। काबुल, मकरान, हेरात और गंधार, ये 4 शहर दिया था। 500 हाथी दिया था आपको दहेज के रूप में सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 52 नंबर प्रश्न, कहता है कि धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में है? अभी इसके पहले ही हम लोग पढ़े थे कि कलिंग का युद्ध का चर्चा किस अभिलेख में मिलता है? तो 13वें। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 13वें अभिलेख में मिलता है धर्म विजय की, कलिंग का युद्ध जो जीत कर आया था अशोक। अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न, कहता है कालिदास किसकी
किसकी समकालीन थे? कालिदास जो था से किसका समकालीन था? तो कालिदास विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 55 नंबर प्रश्न है, 55 नंबर प्रश्न है कि मगध का प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो मगध की प्राचीन राजधानी जो था वह कहाँ था बाबू? तो राजगीर था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजगीर मगध की राजधानी थी। मगध महाजनपद सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। 56 नंबर प्रश्न है, मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन है? तो मगध का प्राचीनतम राजवंश इनमें से बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हर्यक वंश वास्तविक रूप से मगध का उत्थान किया और हर्यक वंश के संस्थापक था बिंबिसार। उसके बाद आपका आया शिशुनाग वंश, जो आपका शिशुनाग वंश का स्थापना शिशुनाग ने किया। इसके बाद तीसरा नंबर पर आया आपका नंद वंश का संस्थापक था महापद्मानंद। और इसके बाद में आया आपका मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हर्यक वंश। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 57 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम जो था सो उदयन ने, किसने? उदयन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उदयन ने अपना राजधानी पाटलिपुत्र बनाया। यह हर्यक वंश का शासक था और अजातशत्रु का बेटा था। अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा था, यानी बिंबिसार का पोता हो गया कौन? उदयन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? तो गंगा, सोन, पुनपुन, ये तीनों नदी सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। यह भी आपको याद रखना है कि उदयन जो था यानी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया? तो उदयन ने। उदयन किस वंश का था? तो हर्यक वंश के। किस नदी? तो गंगा, सोन और पुनपुन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 59 नंबर कहता है कि रथ मुसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया था? यानी रथ वाला जो था आक्रामक यंत्र का प्रयोग सबसे पहले किस महाजनपद के लोग किए थे? तो वो हो गया आपका शक्तिशाली महाजनपद। ऑप्शन नंबर सी यानी मगध साम्राज्य। कौन? मगध साम्राज्य। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर, ताम्रलिप्ति बंदरगाह अस्तित्व है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बंगाल। एकदम भी आई ये भी प्रश्न है बाबू, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ताम्रलिप्ति कई बार बिहार बोर्ड में पूछ दिया है, ये बंगाल होगा। इसका सही आंसर कहाँ? बंगाल। 61 नंबर प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति यानी इलाहाबाद प्रशस्ति भी बोलते हैं इसको, इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक है आपका हरिसेन। कौन? हरिसेन है, इसका सही आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था ही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 60 हो गया, 61 हो गया, 62 हमने देखते हैं। चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? चाणक्य जो था से कहाँ पढ़ाई किए थे? तो चाणक्य जो था से तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाई किया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 62 हो गया। 63 नंबर प्रश्न कहता है कि प्राचीन भारत में उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो था वह मगध जनपद में था। कहाँ? मगध महाजनपद। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मगध में उदंतपुरी विश्वविद्यालय स्थित था। 64 नंबर प्रश्न, शक संवत की शुरुआत कब हुई? शक शासक एक व्यक्ति था, शक शासक जिसका नाम था कनिष्क। ये शक शासक था और इसी ने शक संवत की शुरुआत किया। एक कैलेंडर था जो 78 ईस्वी में, कब? 78 ईस्वी में शुरू किया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 65 नंबर कहता है विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन थी? तो विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है जवाब कि कौन था। से लोहा था, तांबा था, टीन था, चांदी था। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि आपका सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा का खोज नहीं हुआ था, लेकिन किस धातु को बनाया जाता था वो आपको इसमें गेस करना है। 65 नंबर प्रश्न को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जवाब देना है। 66 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि क्या है? तो भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि जो हो जाएगा वो ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो प्रयाग प्रशस्ति का संबंध है जो समुद्रगुप्त से है। और प्रयाग प्रशस्ति जो है इसे आपका किसके द्वारा लिखा गया था? तो हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। अभी हम कुछ पहले ही बताए थे इसमें।
इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। कौन हो जाएगा बाबू? समुद्रगुप्त। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 68 नंबर प्रश्न है, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था सुदर्शन झील का निर्माण, जो सौराष्ट्र वर्तमान समय गुजरात में पड़ता है। और इसका जो मरम्मत है इसे कई व्यक्ति ने करवाया था। आपका मरम्मत इसको स्कंद गुप्त ने भी करवाया था और रुद्रदामन ने भी कराया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुद्रदामन। कौन? रुद्रदामन। ठीक है, अगला प्रश्न है, रुद्रदामन जो था जूनागढ़ अभिलेख लिखाया था। जूनागढ़ अभिलेख है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 69 नंबर प्रश्न देखते हैं। 69 नंबर प्रश्न का था, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका का लेखक है आपका ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज, जिसके बारे में इस वीडियो में कई बार चर्चा हम कर चुके। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, सेल्यूकस निकेटर इसको भेजा था, जो यूनान का रहने वाला था वो। इसके बाद देखते हैं 69 के बाद 70, यहाँ सॉरी 69 ही लिखा गया है, तो 70 नंबर प्रश्न होगा। ये क्या होगा? 70 नंबर प्रश्न है, मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है? तो मालविका अग्निमित्रम जो है, मालविका अग्निमित्रम यानी अग्निमित्र एक था आपका राजा, और मालविका इसका प्रेमिका क्या थी? प्रेमिका थी यानी लवर थी। इस दोनों का जो आपका प्यार मोहब्बत की बात चला वो सब देख रहे थे। कौन? कालिदास। और कालिदास ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था मालविका अग्निमित्रम और लेखक का नाम है आपका कालिदास। क्या नाम है? कालिदास। ये था आपका टोटल 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपका VVI इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आपको अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में। और अगले बार हम वीडियो जो लेकर आएंगे वो आपका 12th हिस्ट्री आपका तीसरा चैप्टर होगा, जिसमें भी आपका बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, इसमें जवाब देना है आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर उसकी बेटी से शादी किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पत्नी यानी आपका घनानंद की बेटी का नाम क्या था? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जवाब देना है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ।